नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है विलेयता। संतृप्त विलयन के 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की ग्राम्य मात्रा को उस विलेय की विलेयता कहते हैं। विलेयता का जो सूत्र है वह है हमारा विलेय का ग्राम्य द्रव्यमान अपॉन विलायक का ग्राम्य द्रव्यमान गुणा 100। अब आता है संतृप्त विलयन क्या होते हैं। ऐसे विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो, इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। नियत ताप एवं दाब पर, हम इसमें लिख भी देते हैं नियत ताप एवं दाब पर। नियत ताप एवं दाब पर ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है या और अधिक विलेयी पदार्थ को नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। इस वीडियो को पॉज करके संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की परिभाषा भी आप लोग लिख लीजिएगा। एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूँ। नियत ताप एवं दाब पर ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि और अधिक विलेयी पदार्थ नहीं घोला जा सकता है। जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें चीनी डालते रहे हम और घोलते रहे, डालते रहे चीनी, घोलते रहे। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी का घुलना बंद हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा? आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा। अब हम इसमें असंतृप्त विलयन की परिभाषा भी पढ़ सकते हैं। नियत ताप एवं दाब पर ऐसे विलयन जिसमें विलेयी पदार्थ और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। विलेयी पदार्थ को और घोल सकते हैं, जिससे कि एक स्थिति ऐसी आएगी, वह विलयन भी क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। क्योंकि हम घोलते रहेंगे विलेयी पदार्थ को, एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि विलेय का घुलना बंद हो जाएगा, तो वह विलयन भी क्या बन जाएगा? फिर संतृप्त विलयन बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ठोस की द्रव में विलेयता, यानी कि ठोस पदार्थ को द्रव में घोलते हैं। तो जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है तो यह तब तक घुलता रहता है जब तक कि संतृप्त विलयन न बने। संतृप्त विलयन आपको समझ में आ गया होगा। इस समय विलयन में विलेय का घुलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हों। सबसे पहला कारक है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। पहला कारक क्या है? विलेय एवं विलायक की प्रकृति। अब इसमें हम देखते हैं कि सभी पदार्थ तो विलायक में घुलेंगे नहीं, यानी कि सभी पदार्थ विलायक में आसानी से नहीं घुलते हैं। आयनिक यौगिक होंगे तो वो ध्रुवी विलायकों में घुलते हैं। ध्रुवी विलायक का मतलब है जिसमें पोल बने, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट बने। जैसे हमारा H2O है, H2 में हम मालूम है कि H पॉजिटिव और क्या बनेगा? OH नेगेटिव बनेगा। ध्रुवी विलायक का मतलब क्या है? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बने, यानी कि H2O है जैसे हमारा, H पॉजिटिव और क्या बनेगा? OH नेगेटिव बनेगा। और इसमें जो आयनिक यौगिक हैं, NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या हो जाएंगे? आसानी से घुल जाते हैं। अब अध्रुवी विलायक हैं और अध्रुवी पदार्थ हैं। तो अध्रुवी पदार्थ नेफ्थलीन है, वह अध्रुवी विलायक में घुल जाता है। अध्रुवी विलायक का मतलब जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं बनते हैं। जैसे बेंजीन है हमारा, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये अध्रुवी विलायक है। इसमें अध्रुवी पदार्थ ही विलेय होते हैं और लेकिन ये जल में क्या होते हैं? कम विलेय होते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों की प्रकृति क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट इसी में टॉपिक कि ताप। जनरली ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन लासातेलिय नियम के अनुसार क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है तो विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है।
जैसे यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त हो, ऊष्मा निकल रही हो, तो ताप बढ़ने पर क्या होती है, विलेयता घट जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इन पदार्थों के जलीय विलयन साम्यावस्था पर ऊष्माक्षेपी होते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी क्या होते हैं, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हो। ऊष्मा अवशोषित होगी तो क्या होगा, जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो ताप बढ़ने पर उन पदार्थों की विलेयता बढ़ जाती है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल को लिख देता हूँ, NH4Cl हो गया जैसे, या हम इसमें लिख सकते हैं KNO3। तो इन पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। अब हम आते हैं दाब पर। दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस एवं द्रव में दाब लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोस और द्रव क्या होते हैं, अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, उनको हम दबा नहीं सकते हैं, उन पर हम दाब नहीं लगा सकते हैं, उनमें दाब परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको दबाया नहीं जा सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, गैस की द्रव में विलेयता। अधिकतर गैसें क्या होती हैं, द्रव में विलेय होती हैं। जैसे हम बात करते हैं H2O, C2H5OH या C6H6 में क्या होती हैं, ये विलेय होती हैं, जिस कारण ये क्या करते हैं, समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, यानी कि हर जगह संघटन क्या होगा, इसका समान होगा। तो गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तो बंसन के अनुसार एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि किसी निश्चित ताप एवं एक वायुमंडल दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली गैस का सामान्य दाब एवं ताप पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। इकाई आयतन में घुली गैस का सामान्य ताप एवं दाब पर निकाला गया जो आयतन होगा वो अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसमें अब हम पढ़ते हैं गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस की प्रकृति, पहला बिंदु है गैस की प्रकृति। जो गैसें विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती हैं, विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती हैं या विलायक में आयनीकृत होती हैं, वे विलायक में अधिक घुलनशील होती हैं। यानी कि जो यौगिक बनाएंगी वो विलायक में अधिक घुलनशील होंगी। जैसे NH3 है, HCl है, HBr है, SO2 है, CO2 है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है NH3 प्लस H2O NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, और ये यौगिक विलायक में आयनीकृत हो रहे हैं। वे गैसें जो विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं, वे द्रव में कम घुलनशील होती हैं। जैसे H2N2O2, ये विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।